हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आगे कंसेप्ट को बताएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के काफी कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताया था। उसमें बताया था बहुत सारे कंसेप्ट, जिसमें बताया था आपको कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड्स के बारे में। अलजेब्रिकली हमने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में बताया। ओके बच्चों, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को बताएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी ओर मूव करेंगे। उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है हम आपको वो बताएंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशंस राउंड में आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है कम से कम टाइम में। ठीक है, उनमें कौन सा कंसेप्ट चाहिए होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को आप कैसे कम टाइम में सॉल्व कर ले, हम ये सब आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों हम मैथमेटिक्स लिख लें। ठीक है, तो जो हमारा जो पहला थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसमें है कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए, हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, जैसे कि आप ये जो है था, जैसे ये देखिए, रिलेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। और ये सिस्टम जो है दो, ये कौन मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, उसी के आधार पे इसे कुछ क्लासिफाई किया गया हुआ, जिसमें पहला इसका क्लासिफिकेशन है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका क्लासिफाई, इसके जो रूट्स हैं, इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसी के आधार पे किया गया। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहेंगे। ठीक है, तो जबकि किसी भी लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट सिस्टम तभी बोलेंगे जब उसके एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट हो तो भी चलेगा, पर कम से कम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब इसका मतलब कि इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देन वी सेड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ टू linear equation, a system of two linear equation is said to be consistent if at least one solution exists. At least one solution एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि जो गिवन सिस्टम टू लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में क्या होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब। अगला इनकंसिस्टेंट, inconsistency, a system of two linear equation is said to be inconsistent if no solution exists. If no solution exist, अब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे क्या, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ओके बच्चों,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें तो बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में पहले राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और दो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिपेंडेंट सिस्टम और इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, तो कंसिस्टेंट मतलब कि सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन तो कंसिस्टेंट है, नहीं करेगा एक भी तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। आई होप कि आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसे हम इरेज कर दें। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वह है डिपेंडेंट सिस्टम। देखिए, डिपेंडेंट सिस्टम करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं। जैसे सपोज दैट ये अगर एक भी सॉल्यूशन, देखिए अगर एक के ग्राफ के ऊपर ही दूसरा, मतलब ये लाइन 1 है और लाइन 2 भी इसी पे हो तो क्या पूरा का पूरा क्या डिपेंडेंट है ना। तो वैसे कंडीशन कि जिसमें लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट सिस्टम भी है वो। ठीक है, तो लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन which have infinite solution, which have infinite solution, infinite solution is called dependent system। ठीक है बच्चों, अगर कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या बोलेंगे कि डिपेंडेंट सिस्टम है। दूसरा इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम। A system of equation, a system of equation have only one solution। ठीक है बच्चों, a system of equation have only one solution is called independent, is called independent system। ठीक है बच्चों, अगर एक भी सॉल्यूशन कम से कम, मतलब अगर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि इसका कुछ इस प्रकार हो सकता, देखिए इस पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, बस एक इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस कंसेप्ट को इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बच्चों तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड ही है। ओके, डिपेंडेंट का मतलब ही होता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब तभी होगा जब एटलीस्ट जब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एटलीस्ट नहीं, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अभी जो हम समझने पढ़ने वाले वो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को होमोजेनियस तभी बोलेंगे जब उसका कांस्टेंट पार्ट जीरो हो। सपोज ऐसे कि लेट इक्वेशन a1x b2y और सॉरी b1 plus b1 equal to 0 एंड इसको नाम हम L1 दे देते हैं एंड L2 L2x a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is said to be homogeneous if C1 equal to C2 equal to 0। ठीक है, जब कांस्टेंट दोनों पार्ट हमारा क्या हो, जीरो हो, तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। ठीक है, और बच्चों खास बात, होमोजेनियस कंडीशन में तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, इक्वेशंस विल बी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। कांस्टेंट पार्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों इसका तो ग्राफिकल आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिएगा जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो जनरली वो इस प्रकार होंगे। ये मान लेते हैं L1 है, ये L2 है। ठीक है, और बच्चों होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ही कोई लाइन या तो डिपेंडेंट होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशंस का कोई केस ही नहीं होता। ठीक है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्योंकि और खास बात, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करता, हमेशा ऑलवेज। ठीक है, तो ऐसा होगा कि या तो सॉल्यूशन 0 0 होगा, ठीक है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे लिख देते हैं होमोजेनियस system of equation may be dependent or independent, dependent or independent। ठीक है बच्चों, इसमें ऐसा कोई केस नहीं होता जिसमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वह होता है जिसमें कांस्टेंट पार्ट 0 होता है। ठीक है, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से पास ही करता है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस हमेशा या तो 0 0 होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हमने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट सिस्टम।
और जब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में बोलेंगे इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है। तो यही होता है दो केस जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया नोट में, या तो डिपेंडेंट होगा या तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन क्या करना पड़ता, हम आपको वो थोड़ा सा डिस्कस कर दे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। तो बच्चों अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमारा पॉइंट होगा हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, जैसे सपोज दैट एक स्टेटमेंट दिया होता है, तो वहां पे आपको नहीं दिया होगा। जैसे कि सपोज दैट एक हम एग्जांपल आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आप मार्केट गए, ठीक है। आप मार्केट में एक पेन और एक पेंसिल खरीदते हैं, ठीक है, और आप दुकानदार को 12 रुपए पे करते हैं, 12 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ जो पेन और पेंसिल हो गया वो आपका वेरिएबल हो गया, जिससे आपको कुछ नाम देना होता है एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन को और आगे पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि एक दूसरा लड़का जाता है सेम दुकान में और वो 2 पेन और 1 पेंसिल खरीदता है, ठीक है, और दुकानदार को देता है कितना 17 रुपए, और आपसे पूछा जाएगा कि पेन और पेंसिल का प्राइस क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स में गिवन होते हैं और भी टफ होते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा ना कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने, ठीक है। उसमें कौन सा वेरिएबल है आपको वो चूज करना होगा, देखना होगा, और वेरिएबल को नाम देना होगा। जैसे वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं एक्स एंड वाई, ए बी, पी क्यू, ठीक है, एज यू विश, यू भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको उस तरह के 2 रिलेशनशिप बनाने होते हैं जिसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। थर्ड स्टेप में उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 स्टेप्स होंगे, हम उसे राइट डाउन कर दे रहे हैं, जिससे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी सहूलियत होगी, ठीक है। तो स्टेप 1 पहले यहां पर लिखते हैं, स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन एंड गिव read the question and put variable तो बच्चों आपको क्या करना होता है कि कोई पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना होता है एंड वेरिएबल एक्स वाई पी क्यू ई, ठीक है। आप ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई हर केस में दें, आप पी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया तो उसमें आप पेन की कीमत को पी भी मान सकते हो और पेंसिल की कीमत को क्यू भी मान सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह कोई डाउट, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते इसमें। स्टेप 2, रीड क्वेश्चन एंड
make a relation, make an equation in term of variables, in term of variable and कांस्टेंट। अब बच्चों देखिए वेरिएबल तो आप लोगों ने समझ गए कि किसे मानेंगे। मान लीजिए कि आप पेन और पेंसिल खरीदे, पेन की कीमत को आपने x माना प्राइस को, और पेंसिल के प्राइस को आपने y माना, और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा। तो बच्चों देखिए अगर हम दो पेन खरीदते हैं तो यहाँ 2 हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो गया ना, और दो पेन और दो पेंसिल खरीदते हैं तो 2x + y, और हमने दुकानदार को 12 रुपए पे किया तो 12 भी तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, तो वही वेरिएबल और कांस्टेंट में एक रिलेशन बनाते हैं जिसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपको यहाँ 2 इक्वेशंस मिलेगा, और थर्ड में सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग एनी मेथड। Method and find value of variables। अगर आप उसे सॉल्व करिएगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने आपको अब तक जितने मेथड्स बताए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन तीनों मेथड में से आप किसी का भी यूज करते हुए आपको वेरिएबल सॉल्व करना है और एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना, और आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे स्टेप्स है। तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, आई होप कि बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो ये तो हमने आपको मेथड्स बता दिए। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, इन ए फ्रैक्शन इफ 1 is added in numerator and 1 is subtracted in denominator। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर आप समझ जाइएगा। देन फ्रैक्शन becomes 1। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में हम लोग एक ऐड कर दें, ठीक है, 1 is added in numerator and 1 is subtracted from denominator, then fraction become 1। ठीक है, again if 1 is added
इन डिनोमिनेटर it becomes 1/2. ठीक है, फाइंड फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना, फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड करना। तो बच्चों देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको वो भी बता दें। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ठीक है, और क्वेश्चन में कर रहा है x ये हो गया फ्रैक्शन मान लिया हम लोगों ने। इन फ्रैक्शन 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, डोंट फॉरगेट। तो इफ इन ए फ्रैक्शन इफ 1 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1। इट मींस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड सेपरेट किया तो हमारा 1 हो गया। देखिए बच्चों कर रहा है ना, इट बिकम्स 1। इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। आगे और अधिक सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मतलब क्या आ गया, x माइनस 1 का वैल्यू -2 के बराबर आ गया, जिसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, हम आगे और अधिक सॉल्व करेंगे। अगेन क्या कर रहा है कि इफ 1 इज एडेड इन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, यहाँ पर लिखेंगे अगेन, तो ये बिकम 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1, या फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसे इक्वेशन हमने 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है हमारा इक्वेशन, एक तो है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ -3, x का वैल्यू में क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसे में y का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों x का वैल्यू हमें 3 मिल गया, y का वैल्यू 5 मिल गया और हमें फाइंड द फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन तो x अपॉन y था, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, therefore required fraction will be 3/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने उस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और इसी प्रकार हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। ओके बच्चों, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को बच्चों इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको जितने भी कंसेप्ट पढ़ने थे और जितने भी क्वेश्चंस तरीके होते क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो सारे कंसेप्ट्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ओके, अब आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी 2-3 लेक्चर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको आपके स्टडी मटेरियल से, आपके जो हमने बुक्स प्रोवाइड किए हैं उस बुक से एक्सरसाइज 1 को आपको सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पे। ठीक है, और अगले दिन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस किस प्रकार बनेंगे। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही कंसेप्ट को डिस्कस रहने देते हैं। ओके, और आपको आपके टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 के 1 से लेके, ठीक है, चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 1 से लेके 30 तक, ठीक है, 1 से लेके 30 तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 से 30 तक के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज आप उसे क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, या और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम डाउट हुआ तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके सॉल्यूशन को उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।